वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आप सबका एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं और एपी हमारा मैथ्स का चैप्टर जो अभी पूरा नहीं हुआ है उसके पार्ट्स आने वाले हैं। आप ईगरली वेट करिए, उसका जल्दी आएंगे उसके पार्ट्स, फिर आप उसे डेफिनेटली जल्दी ख़त्म कर पाएंगे। ओके, बट आज मैं आपके लिए क्या लाया हूँ, आज आप क्या सीखेंगे, कौन सा चैप्टर क्या करेंगे, हम किस बारे में है ये वीडियो। तो गाइस आज हम करने वाले हैं एक चैप्टर थ्योरी का कवर। कौन सा चैप्टर है, कौन सा सब्जेक्ट है, चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ। बुक हमारी इको की है। इको का चैप्टर है अपना मनी एंड क्रेडिट। ओके, तो वो हम करेंगे कवर। पेज नंबर 38 खोल लिया जाए और स्टार्ट कर दिया जाए बिल्कुल मुस्कुराते हुए। सो गाइस, मनी एंड क्रेडिट से आपको क्या समझ आता है, क्या होगा इस चैप्टर में। अब कहीं ना कहीं देखा जाए तो पैसों के पैसों को लेकर बातचीत करी जाएगी इस चैप्टर में। ध्यान देने वाली बात है ये। मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी एक एक्सचेंज का मीडियम है, एक एक्सचेंज का तरीका है। ओके, अगर आपको कुछ सामान लेना है आप पैसे ही तो दोगे किसी को। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी शॉपकीपर से कोई सामान बाय करना है तो आप शॉपकीपर को पैसे देते हो, शॉपकीपर आपको आपका सामान दे देता है। आप दोनों की डिमांड्स जो है वो सेटिस्फाई हो गई। उसकी डिमांड थी पैसा और आपकी डिमांड थी आपका सामान। उसको पैसा मिल गया आपकी तरफ से और आपको मिल गया सामान जो आपको चाहिए था। तो ऐसे मनी ऐसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज काम करता है। आगे बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ, तो कहीं ना कहीं बार्टर सिस्टम की भी बात होती है। अब समझते हैं कि बार्टर सिस्टम एक्चुअली होता क्या है। एक समय है, एक टाइम है, आप कह सकते हो एंशियंट टाइम। ठीक है, काफ़ी टाइम पहले की बात है। जब उस टाइम कोई मनी का इन्वेंशन ही नहीं हुआ था तो लोग कैसे ट्रेड करते थे, यही तो सोचने वाली बात है। लोग उस टाइम यूज़ करते थे बार्टर सिस्टम का। बार्टर सिस्टम में क्या होता है, जब मनी इन्वेंट नहीं हुआ था तो लोग बार्टर सिस्टम को फॉलो करते थे। अब हम समझते हैं कि बार्टर सिस्टम एक्चुअली होता क्या है। बार्टर सिस्टम में गुड्स जो हैं वो डायरेक्टली एक्सचेंज करे जाते हैं दो या दो से ज़्यादा पार्टीज़ के बीच में। बार्टर सिस्टम में गुड्स जो होते हैं वो दो या उससे ज़्यादा पार्टीज़ के बीच में एक्सचेंज करे जाते हैं, वो भी बिना किसी मीडियम ऑफ एक्सचेंज के। समझ आ रहा है? बिल्कुल, बिना किसी मीडियम ऑफ एक्सचेंज के गुड्स एक्सचेंज करे जाते हैं बार्टर सिस्टम में। डायरेक्टली एक्सचेंज करे जाते हैं दो या उससे ज़्यादा पार्टीज़ के बीच में। सो हाउ कैन यू डिफाइन बार्टर सिस्टम? Barter system. Before the invention of money, people used to follow barter system in which goods are directly exchanged between two or more parties without a medium of exchange. भाई यही तो मतलब है। बार्टर सिस्टम मतलब क्या, जब मनी का इन्वेंशन नहीं हुआ था तो लोग क्या फॉलो करते थे, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में क्या होता था, बार्टर सिस्टम इन विच गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज। बार्टर सिस्टम जिसमें गुड्स डायरेक्टली एक्सचेंज होते थे, किसमें, दो या उससे ज़्यादा पार्टीज के बीच में, बिना किसी मीडियम ऑफ एक्सचेंज के। विदाउट अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। बिल्कुल, ये हमने समझ लिया। अब बात आती है इसका एग्जाम्पल। अभी क्या हम इसे किसी एग्जाम्पल के ज़रिए समझ सकते हैं? बिल्कुल, तो चलिए समझते हैं। अब आप सपोज करिए कि राम है, ठीक है, श्री राम है। श्री राम के पास एक हॉर्स है। ओके, for example, suppose that this one is Ram and this one is Rahim. Okay, and Ram has a horse, but he wants a cow. While on the other hand, Rahim has a cow. रहीम के पास एक काव है पर उसे हॉर्स चाहिए। और हॉर्स किसके पास है, राम के पास। पर राम को क्या चाहिए, काव चाहिए। और काव किसके पास है, अपने रहीम के पास। ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, जो राम है अपने, वो एक्सचेंज कर सकते हैं अपना हॉर्स रहीम के काव से। तो इन्होंने एक्सचेंज कर लिया। अब एक्सचेंज करने के बाद क्या होगा, रहीम की काव हो गई राम के पास और राम का हॉर्स हो गया रहीम के पास। अब दोनों की जो डिमांड्स थी वो सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, तो इसे हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स भी कहते हैं हम इसे। बार्टर सिस्टम को डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स नहीं कहा जाता है। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का मतलब है, जैसे कि आप बनाते हो शूज़ और आप कह रहे हो आई विल गिव यू शूज़ फॉर योर वीट। और मैं कहता हूँ ओके,
आई हैव वीट, आई कैन गिव यू वीट, यू नीड टू गिव मी शूज। मतलब उसके पास जूते हैं वो आपको दे देगा, आपके पास वीट है आप उसे दे दोगे, दोनों की डिमांड सेटिस्फाई हो गई। तो डबल को इंसिडेंस हो गया आपकी वांट्स का, आपकी डिज़ायर्स का, दोनों की डिज़ायर सेटिस्फाई हो गई। तो इसे हम कहते हैं डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट्स। अब देखा जाए तो बार्टर सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है, बार्टर सिस्टम में ये एक मेजर प्रॉब्लम है, ड्रॉबैक आप जिसे कहते हो, कि जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होती है ना, वो बहुत कम मिलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स वाले लोग। मतलब जो मुझे चाहिए, मतलब जो मैं आपको देना चाहता हूँ वो आप लेना नहीं चाहते, और जो आप देना चाहते हो वो मुझे चाहिए। मतलब जो आप दे रहे हो वो तो मुझे चाहिए, पर जो आपको चाहिए वो मेरे पास है नहीं। इसे एग्जाम इसे एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं हम लोग। जैसे कि ये हमारे अंकल हैं, इनके पास शूज़ हैं, ठीक है, इनके पास शूज़ हैं। ये कहते हैं इन अंकल से, और इन अंकल के पास शूज़ नहीं है, इन्हें क्लोथ्स चाहिए, ठीक है, पर इनके पास वीट है। तो ये कहते हैं आई विल गिव यू शूज़ फॉर योर वीट। ये कहते हैं आई डोंट नीड शूज़, आई नीड क्लोथ्स। अब तीसरे अंकल यहाँ पर हैं हमारे, ये कहते हैं आई वॉन्ट शूज़ बट आई डोंट हैव वीट। मतलब तीनों को कुछ ना कुछ चाहिए, पर जो कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज है ना वो प्रेजेंट नहीं है यहाँ। मतलब अगर यहाँ पे इन सब बार्टर सिस्टम की जगह अगर पैसा होता तो ये अपनी इंटरमीडिएट डिमांड सेटिस्फाई कर पाते। बिल्कुल सही, क्योंकि पैसे को तो आप किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हो ना। और अब बात आती है, आगे चलते हैं थोड़ा। हाँ, अब देखिए यहाँ पे मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब जो ये ड्रॉबैक मैंने आपको बताया है बार्टर सिस्टम में, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का, ये क्यों है? क्योंकि कोई बीच में कॉमन वैल्यू नहीं है, कॉमन वैल्यू ऑफ एक्सचेंज नहीं है इस सिस्टम में, बार्टर सिस्टम में। मतलब बीच में कोई ऐसी कॉमन वैल्यू तो होनी चाहिए ना, जैसे कि पैसा। अभी के टाइम में वो कॉमन वैल्यू क्या है? मनी, पैसा। ओके, ठीक है, तो अभी के टाइम में वो मनी है कॉमन वैल्यू हमारी। और दूसरी चीज़, इस ड्रॉबैक को जो है कैसे एलिमिनेट करा गया, क्या हुआ था, जानते हैं। ये जो ड्रॉबैक है इसे एलिमिनेट करा गया था मनी के इन्वेंशन से। कैसे एलिमिनेट हुआ? मनी के इन्वेंट होते ही अपने आप ड्रॉबैक एलिमिनेट हो गया, ऐसा थोड़ी है। कुछ तो लॉजिकल रीज़न रहा होगा, कुछ तो रीज़न होगा जिस वजह से मनी आया और उसने रिप्लेस कर दिया, मतलब हटा दिया इस ड्रॉबैक को, और ये पूरा एक तरह से सिस्टम ही हट गया। तो मनी जो है उसे हम कहीं भी एक्सेप्ट करवा सकते हैं, मतलब कहीं भी यूज़ कर सकते हैं मनी को हम एज अ कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मतलब मनी मेरे को भी देना है, मेरे को वो मिल जाएगा पैसे दे के जो मुझे चाहिए, और सामने वाले को पैसे चाहिए तो वो मुझे वो सामान दे देगा। कॉमन चीज़ क्या है? मनी हमारी। सो वी कैन से इट कैन बी एक्सेप्टेड एज अ कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और ये काफ़ी चीज़ें इतनी मतलब हार्ड नहीं होती समझने के लिए, और मतलब इधर उधर डील करने के लिए, ट्रेड करने के लिए, इट इज़ क्वाइट इजीली सॉर्टेड। तो हम कह सकते हैं दिस ड्रॉबैक वॉज एलिमिनेटेड बाय द इन्वेंशन ऑफ मनी। इट कैन बी एक्सेप्टेड एज अ कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड कैन ऑल्सो बी इजीली सॉर्टेड। ठीक है, बार्टर सिस्टम समझ आया? आया, बिल्कुल। चलिए अब चलते हैं मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी की तरफ, कि मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी क्या कहना चाह रहा है हमारा। देखिए, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी का मतलब क्या है? मनी का कोई मॉडर्न फॉर्म, ठीक है, देखते हैं। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी में क्या आता है? हमारी करेंसी आती है, और करेंसी में क्या आता है? हमारे पेपर नोट और हमारे कॉइन। ओके, अब देखने वाली बात यह है, जब कॉइन्स का इन्वेंशन ही नहीं हुआ था गोल्ड और सिल्वर और कॉपर के, तो क्या होता था उस समय, उस टाइम जो है अलग अलग ऑब्जेक्ट्स यूज़ करे जाते थे मनी के तौर पर। मनी की जगह अलग अलग ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो यूज़ करे जाते थे। आप एग्जाम्पल ले सकते हो ग्रेन का और कैटल का, ठीक है। बिफोर द इन्वेंशन ऑफ कॉइन्स ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर,
Various objects like grain and cattle were used as money. अब कहीं ना कहीं मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी में बात आ जाती है करेंसी की, ठीक है। अब करेंसी की बात आ जाती है तो भैया करेंसी क्या होता है ये, और करेंसी है भी तो वो सर्कुलेट कैसे होती है हमारे पूरे इंडिया में, मतलब मनी सर्कुलेट कैसे होता है हमारी इकोनॉमी में, देखते हैं। करेंसी, करेंसी से आपको क्या समझ आता है? एक ऐसी चीज़ जो ज़्यादातर हर जगह एक्सेप्ट कर ली जाती है, जिसमें कॉइन्स और पेपर नोट्स इंक्लूडेड होते हैं। बिल्कुल, करेंसी इट इज़ द मोस्ट जनरली एक्सेप्टेड फॉर्म ऑफ मनी विच इंक्लूड्स कॉइन्स एंड पेपर नोट्स। जो करेंसी होती है हमारी, वो कौन इशू करता है? हमारी गवर्नमेंट। इट इज़ इशूड बाय गवर्नमेंट, और सर्कुलेट भी इसे हमारी गवर्नमेंट ही करती है इकोनॉमी में। हमारी इकोनॉमी में करेंसी को गवर्नमेंट ही सर्कुलेट करती है, क्योंकि जब गवर्नमेंट इशू करेगी तभी तो सर्कुलेट होगी हमारी इकोनॉमी में। सो वी कैन फर्दर से इट इज़ इशूड बाय गवर्नमेंट एंड सर्कुलेटेड इन द इकोनॉमी। उसके बाद हम क्या कह सकते हैं? अब कहीं ना कहीं इंडिया में देखा जाए, अपने देश में, तो जो कॉइन्स है, आपने सुना होगा, कि नहीं भी सुना है तो आपको अब पता लग जाएगा। कॉइन्स आर इशूड बाय द फाइनेंस डिपार्टमेंट। अब इंडिया में फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वो कॉइन्स इशू करता है। अब फाइनेंस डिपार्टमेंट किस चीज़ का है? इन इंडिया कॉइन्स आर इशूड बाय द फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। तो इंडियन गवर्नमेंट का फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वो कॉइन्स इशू करता है इंडिया में। और पेपर नोट्स कौन बनाता है फिर? पेपर नोट्स हमारा बनाता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किसके बिहाफ पे? इंडियन गवर्नमेंट के बिहाफ पे। ओके, तो हम क्या कह सकते हैं? करेंसी का कलेक्टिवली एक तरह से डेफिनेशन काइंड ऑफ हम क्या डिक्लेयर कर सकते हैं अभी? करेंसी, it is the most generally accepted form of money which includes coins and paper notes. It is issued by government and circulated in the economy. In India, coins are issued by the finance department of the Indian government, and paper notes are issued by RBI, Reserve Bank of India, on behalf of the Indian government. So we can say that. Okay, अब दूसरी चीज क्या आती है मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी के अंदर? अब पैसा लोग करेंसी के रूप में भी होता है, और जो बैंक में डिपॉजिट करवा देते हैं लोग, उसके फॉर्म में भी होता है। अब देखते हैं कि बैंक में डिपॉजिट वाले का मतलब क्या है एक्चुअली। देखिए आप, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, पहला होता है करेंसी, दूसरा होता है डिपॉजिट्स विद बैंक्स। डिपॉजिट्स विद बैंक समझ लेते हैं, करेंसी हम समझ चुके हैं। डिपॉजिट्स विद बैंक, अब कहीं ना कहीं डिपॉजिट से हम समझते हैं जमा करना, बैंक में जमा करना, ठीक है। अब ये अदर फॉर्म होता है, मतलब एक दूसरा फॉर्म होता है मनी का, जो लोग होल्ड करते हैं, मतलब जो लोगों के पास होता है और वो बैंक में डिपॉजिट हो रखा होता है। द अदर फॉर्म्स इन विच पीपल होल्ड मनी इज डिपॉजिट्स विद बैंक्स। ओके, अब लोग जो हैं वो क्या डिपॉजिट करते हैं बैंक में? पैसा। अब पैसा अपना सारा ही थोड़ी डिपॉजिट कर, मतलब अपना इनिशियल स्टार्टेड वाला थोड़ी डिपॉजिट करेंगे, वो अपना एक्स्ट्रा पैसा डिपॉजिट करते हैं। पीपल डिपॉजिट देयर एक्स्ट्रा मनी इन बैंक्स। एक बैंक खाता खोलने के बाद एक बैंक अकाउंट खोलते हैं, डिपॉजिट करवाएंगे भाई बैंक में, तो बैंक अकाउंट तो खोलना पड़ेगा ना, या ऐसे ही डिपॉजिट करवा दोगे? तो बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा। पीपल डिपॉजिट देयर एक्स्ट्रा मनी इन बैंक्स बाय ओपनिंग अ बैंक अकाउंट। ओके, बैंक्स ऑल्सो प्रोवाइड इंटरेस्ट टू द पीपल ऑन देयर डिपॉजिट्स। बैंक जो है वो लोगों को इंटरेस्ट भी प्रोवाइड करता है उनके डिपॉजिट पे। मतलब अगर आप डिपॉजिट करवाने जाते हो अपने पैसे, तो बैंक आपको क्या देता है? इंटरेस्ट उन पैसों पे। कुछ हो सकता है आपके 3%, 2%। ये चीज़ वेरी करती है बैंक टू बैंक। ओके, ये आपके बैंक पे डिपेंड करता है। अब और कुछ भी चीज़ होती है। अब भाई जब हम पैसा जमा करवा रहे हैं तो ऐसा तो कोई प्रोविज़न होगा ना कि हम विड्रॉ भी कर सकते हैं उससे, कि हमें जब ज़रूरत पड़े। अरे भाई बिल्कुल है, बैंक ऐसी थोड़ी बना दी गई हैं, ऐसा प्रोविज़न भी है। पीपल ऑल्सो हैव द प्रोविज़न टू विड्रॉ देयर मनी व्हेन दे नीड इट, वेन एवर दे नीड इट। ओके, अब जब ये पैसा हम कभी भी निकाल सकते हैं, या जो ये जो विड्रॉल होता है या ये जो विड्रॉन होता है, ये हमारी बेसिकली डिमांड पे होता है। डिमांड मतलब हमें जब भी ज़रूरत हो, वेन एवर वी आर इन नीड और व्हेन दे नीड इट, ठीक है। सिंस दिस मनी इज विड्रॉन ऑन अ डिमांड, हैंस दीज डिपॉजिट्स आर ऑल्सो कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट्स। अब ये जो
विड्रॉल्स टेक प्लेस हो रहे हैं, मतलब विड्रॉल्स जो ये हो रहे हैं पैसों के, ये हमारी डिमांड पे तो हो रहे हैं। तो इन डिपॉजिट्स को हम क्या कह सकते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स। मतलब अभी हम आपको डिपॉजिट कर रहे हैं, पर जब हमें ज़रूरत पड़ेगी हम आपसे निकलवा लेंगे। ओके, हम आपसे डिमांड कर लेंगे निकलवाने की, डिमांड डिपॉजिट्स। ओके, सो आई होप इट मस्ट बी क्लियर टू यू। तो एक बार हम आ जाते हैं अब आगे थोड़ा। अब आपने कहीं ना कहीं बैंक की बात हुई है, तो आपने एक फैसिलिटी का नाम सुना होगा, चेक फैसिलिटी। अब ये चेक फैसिलिटी क्या होता है? देखिए, आपको यहाँ चेक दिख रहा है। अगर आपके अभी स्कूल खुले होते हैं, या मे बी कुछ बच्चों के खुले हैं कहीं किसी किसी एरियाज में, कुछ कुछ एरियाज में, तो टीचर आपको मतलब एक एक्टिविटी टाइप देती है जिसमें टीचर आपको बताएंगी कि बेटा बेटा या बेटी, ओके स्टूडेंट, तो आपको एक चेक लाना है, सैम्पल चेक। ऑब्वियसली वो कैंसिल्ड होगा पहले से, आप उससे अपने पेरेंट्स से कैंसिल करवा के लाइएगा। ये आपकी टीचर आपको बोल देंगी अगर स्कूल खुले हैं तो ऐसा चेक होता है। यहाँ पे नेम होता है, यहाँ रुपीज़ होते हैं, यहाँ अमाउंट होता है, और यहाँ पर डेट, यहाँ पर होता है साइन। ये बैंक के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, बैंक कोड है, बैंक ब्रांच कोड, मतलब बैंक ब्रांच कोड। ये आपका चेक नंबर है, ये आपके कोडिंग है यूज बाय बैंक्स, जो आपकी बैंक यूज करता है। ठीक है, तो ये आपका चेक होता है। अब बात आती है चेक की, तो चेक फैसिलिटी होती क्या है पहले ये समझते हैं हम। चेक फैसिलिटी से आपके दिमाग में क्या आता है? ये कागज, ये हम देते हैं, पैसे मिल जाते हैं, ऐसा कुछ आता है। तो ठीक ठीक है, एक सर्टेन एक्सटेंट तक आपका जो गैस है वो सही है, पर एग्जैक्टली चीज़ें ऐसी नहीं होती हैं। चेक फैसिलिटी एक स्पेशल टाइप की फैसिलिटी होती है जो प्रोवाइड करी जाती है अकाउंट होल्डर को या डिपॉजिटर को, मतलब जो पैसा डिपॉजिट करवाता है उसे, या फिर अकाउंट होल्डर को, या जो जिसका अकाउंट होता है उसे ये फैसिलिटी मिलती है, और इसे चेक फैसिलिटी कहा जाता है। ये बेसिकली एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है जो बैंक को ये ऑर्डर करता है कि बैंक जो है वो इतना स्पेसिफिक अमाउंट, मान लीजिए आप एक्स है, समझ लीजिए आप 5,000, तो आपको ये स्पेसिफिक अमाउंट 5,000 इस आदमी के अकाउंट से इस आदमी को देने हैं जिसका नाम चेक पर इशू करा गया है, जिसका नाम चेक पर डाला गया है। मतलब ये किसी का, समझ लीजिए आप, ये सचिन है हमारे, ये सचिन जी का अकाउंट है, और इन्होंने पे में डाला है प्रेम कुमार जी का नाम। तो ये चेक जाएगा बैंक में, मतलब ऑब्वियसली सचिन जी दे के आएंगे, अपने आप तो चल के नहीं जाएगा। सचिन जी ने दे दिया बैंक चेक में। अब बैंक क्या करेगा? बैंक देखेगा कि सचिन जी का अकाउंट कौन सा है, अकाउंट में से सचिन जी के अकाउंट में से पैसे काटेगा और उसे पैसे देगा, या उसे पैसे दे देगा जिसके नाम पे चेक इशू करा गया है, मतलब जिसके नाम पे ये चेक काटा गया है। ओके, तो उसे पैसे हैंड ओवर कर दिए जाएंगे। सो व्हाट वी कैन बेसिकली से इज दैट check facility is a special type of facility which is provided to the account holder or the depositor. It is basically a negotiable instrument instructing the bank to pay a specific amount from the person's account to that person in whose name the check has been issued. मतलब इनके अकाउंट से कट के ये चेक इतने पैसे इनके अकाउंट में नहीं, इन्हें हैंड ओवर करवा देगा। यह है कहने का मतलब। अब कहीं ना कहीं बात डिपॉजिट की भी हो गई बैंक में, मतलब बैंक में जितनी भी चीज़ें चल रही होती है वो मैं आपको एक एक सब समझा दूंगा अभी इस चैप्टर में जो जो है हमारा। ओके, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की बात नहीं है, मुस्कुराते हुए समझते हुए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सही। अब बात हो चुकी है डिपॉजिट्स की, चेक फैसिलिटी की। अब बात करते हैं हम लोन एक्टिविटीज़ की। बैंक है तो लोन भी तो देगा। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक्स। अब बैंक जो है लोगों के डिपॉजिट ले लेता है। बैंक एक्सेप्ट बैंक्स एक्सेप्ट डिपॉजिट्स ऑफ द पीपल, और उन्हें एक लो इंटरेस्ट देता है उसी डिपॉजिट्स पे। तो बैंक करता क्या है? बैंक की खुद की भी तो कोई अर्निंग होती है, होती होगी बिल्कुल। बैंक गिव्स लोन टू बोरोवर, जिसे लोन चाहिए होता है बैंक उसे लोन देता है, उससे हाई इंटरेस्ट रेट लेता है। अब इन जो इंटरेस्ट रेट है इनमें डिफरेंस ये होता है
कि जो हमारा बोरोवर पे कर रहा है वो हाई इंटरेस्ट रेट है, मतलब वो ज़्यादा पैसा, ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ दे रहा है, ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहा है, ठीक है। और जो पैसा बैंक पे करता है डिपॉजिटर को, पैसा जमा करवाने वाले को, वो कम होता है। और जो ये डिफरेंस होता है इसके बीच में, यही बैंक की अर्निंग होती है, जिसे आप इनकम भी कह सकते हो बैंक की, बिल्कुल सही। सो इन इंग्लिश वी कैन write down write down the definition as loan activities of banks. Banks accept deposits of the people and pay a low interest on these deposits. Banks give loans to borrower and take high interest rate. The difference in the interest rate that is paid by the borrowers and what is paid to the depositors is the bank's earning or income. ठीक है। अभी हम ये फेस्टिवल सीज़न और ये स्वप्ना वाली प्रॉब्लम भी सभी आज के पार्ट में कवर कर लेंगे। पहले थोड़ा और आगे समझते हैं कि लोन एक्टिविटीज़ बैंक की और क्या होता है। अब इसके अंदर एक आपका टॉपिक नहीं कह सकते हैं, हम कह सकते हैं एक टर्म होता है क्रेडिट। अब आपने सुना होगा क्रेडिट डेबिट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। तो एक्चुअली इनका मतलब क्या होता है? क्रेडिट का मतलब होता है, क्रेडिट इज अ काइंड ऑफ लोन एग्रीमेंट इन विच द लेंडर सप्लाइज टू बोरोवर मनी, गुड्स और सर्विसेज विद अ प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट। अब मैं आपको इसे समझाता हूँ क्रेडिट क्या होता है। क्रेडिट एक एग्रीमेंट होता है लोन का, जिसमें लेंडर जो है मतलब देने वाला सप्लाई करता है बोरोवर को क्या, मनी या फिर गुड या फिर सर्विसेज किसी तरह की, ओके। और क्या वादा करता है? फ्यूचर पेमेंट का, विद द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट, ठीक है। अब क्रेडिट आपको बस इतना ही समझना है। अब दूसरी बात आती है फेस्टिवल सीजन की। फेस्टिवल सीजन क्या होता है? ये फेस्टिवल सीजन का मतलब है, फेस्टिवल सीजन, ओके, फेस्टिवल सीजन मतलब क्या है? मतलब एक सर्टेन पीरियड जो आपके किसी ना किसी मतलब ईयर में आता है, कुछ सर्टेन पीरियड, मतलब वो 3 महीने भी हो सकता है, 1 महीने भी हो सकता है। जैसे कि आप समझ सकते हो दिवाली वाला टाइम, तो वहाँ पे जो डेकोरेटिंग आइटम्स वगैरह होते हैं वो बिकते हैं उस टाइम, है ना, ज़्यादा थोड़ा। अभी हम यहाँ पे फेस्टिवल सीजन क्या है और ये स्वप्नास प्रॉब्लम क्या है, ये सब क्या है, ये इसके बारे में बात करते हैं। अब ये दो डिफरेंट अलग अलग क्रेडिट सिचुएशंस हैं जो हमारे सामने दी गई हैं, दोनों ही बिल्कुल ऑपोजिट केस हैं, ठीक है। मतलब वही चीज़ आपके लिए बहुत बेनिफिशियल भी हो सकती है, वही चीज़ आपके लिए बहुत एक तरह से डिस्ट्रक्टिव साबित भी हो सकती है, डिपेंड करता है आपके रिस्क पे, ठीक है। मतलब आप अपना क्रेडिट कहाँ यूज़ कर रहे हो। अब यहाँ पे आप अगर स्टोरी पढ़ोगे तो जो पहली सिचुएशन वहाँ पर क्या होता है, फर्स्ट सिचुएशन रेफर्स द क्रेडिट। पहली सिचुएशन जो है वो क्रेडिट को रेफर करती है, क्रेडिट के बारे में बताती है, जिसमें क्रेडिट जो है इस्तेमाल करा जाता है किस चीज़ के लिए, प्रोडक्शन के पर्पस के लिए, इन विच द क्रेडिट इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन पर्पस। और क्रेडिट जब प्रोडक्शन पर्पस के लिए इस्तेमाल करा जा रहा है तो कहीं ना कहीं क्रेडिट जो है उसे फ़ायदा पहुंचाता है, मतलब प्रॉफिट करवाता है उसका। तो हम ये कह सकते हैं कि क्रेडिट प्लेड अ पॉजिटिव रोल इन दिस सिचुएशन, मतलब ऊपर वाली सिचुएशन में, ऑब्वियसली अपनी फर्स्ट सिचुएशन में। और इस क्रेडिट ने मदद भी करी इन वो जो इनकम होती है या जो अर्निंग होती है उसे इंक्रीज करने में, एंड इट हेल्प इन इंक्रीजिंग अर्निंग और इनकम, ओके, दैट्स व्हाट वी कैन से। सो अब हमें स्टोरी, मैं तो स्टोरी पढ़ चुका हूँ, आपको स्टोरी पढ़नी है, मैं आपको समझा रहा हूँ कि स्टोरी में एक्चुअली होता क्या है। सो चलिए देखते हैं फेस्टिवल सीजन को, क्या है फेस्टिवल सीजन। अब फेस्टिवल सीजन की स्टोरी में हमारे एक सलीम है। सलीम एक मैन्युफैक्चर है जिन्होंने क्रेडिट लिया है अपने बिजनेस को, क्या लिया है, क्रेडिट लिया है। क्रेडिट बेसिकली आप एक लोन समझ सकते हो, लोन काइंड ऑफ कह सकते हो। सलीम इज़ अ मैन्युफैक्चर हु टेक्स क्रेडिट फॉर हिज बिजनेस। सलीम एक मैन्युफैक्चर है जिन्होंने क्रेडिट लिया है अपने बिजनेस के लिए, जिन्होंने क्रेडिट लिया है अपने बिजनेस के लिए। क्यों लिया है? मैन्युफैक्चर करने के लिए गुड्स लार्ज अमाउंट में, जिससे वो ज़्यादा संख्या में गुड्स मैन्युफैक्चर कर पाएँ, गुड्स बना पाएँ। क्यों? क्योंकि उन्हें ऑर्डर मिला है, क्योंकि उन्हें एक ऑर्डर मिला है
इस फेस्टिवल सीजन का। इस फेस्टिवल सीजन में उन्हें एक ऑर्डर मिला है गुड्स मैन्युफैक्चर करने का, मतलब उन्हें ऑर्डर ऑब्वियसली डिलीवर करना होगा टाइम पे, तो ऑब्वियसली उन्हें पैसे भी चाहिए, इसलिए उन्होंने लोन लिया है। लोन क्या है? क्रेडिट। आप हमेशा क्रेडिट लिखना, ओके। अब यहाँ पे देखने वाली बात है, लोन उन्होंने ले लिया है, फेस्टिवल सीजन हमने सब समझ लिया है कि वो लोन उन्होंने कब लिया, क्यों लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं हुआ क्या उसके बाद। अब मैन्युफैक्चरिंग साइकिल जो है जब ये ख़त्म हो जाती है, मतलब जब उनका सारा मैन्युफैक्चरिंग का काम ख़त्म हो जाता है, तो उसके बाद सलीम जो है सलीम का जो ऑर्डर होता है वो उसे डिलीवर कर देते हैं। ऑर्डर उन्होंने डिलीवर कर दिया, उनका अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। ही मेड अ गुड प्रॉफिट आउट ऑफ इट। और अब उन्हें अमाउंट रीपे भी तो करना पड़ेगा जो उन्होंने क्रेडिट लिया था, एंड रीपेज द अमाउंट दैट ही हैड बोरोड। उन्होंने उस पैसे को रीपे भी कर दिया, उन्होंने उस पैसे को वापस पे भी कर दिया जो उन्होंने उधार लिया था, बोरो करा था। इसका मतलब क्या आता है? इस स्टोरी का मतलब ये निकल के आता है कि उन्होंने अपने क्रेडिट का एक अच्छा इस्तेमाल करा, मतलब ऑब्वियसली अपने लिए, कि उनकी कंडीशन पहले से बेटर हुई, प्रॉफिट तो करा ना उन्होंने, बिल्कुल। अब हम अगला केस पढ़ते हैं, स्वप्नास प्रॉब्लम। चलो अब इनकी देखते हैं कि इनकी क्या प्रॉब्लम है। अब दूसरी सिचुएशन में आपकी बात होती है कि ऐसी जो चीज़ें होती हैं ना, ये मोस्टली रूरल एरियाज में होती हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये आप समझिए, क्योंकि इस सिचुएशन में जो क्रेडिट होता है ना, वो बोरोवर को धकेल देता है या पुश कर देता है एक ऐसी सिचुएशन में जिससे निकलना या रिकवर होना या रिकवरी करना बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, और बहुत ज़्यादा एक तरह से आप कह सकते हो मुश्किल सा होता है। और ये चीज़ इस वजह से गांव में ही होती है, रूरल एरियाज में ही होती है, विलेज टाउन टाइप, ओके। अब हम स्टोरीज की तरफ बढ़ते हैं। एक काइंड ऑफ मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया था ऊपर ऊपर से थोड़ा स्टोरीज का, फिर भी आप एक बार पढ़ लेना, इन्हें नेसेसरी होता है। इन केस अगर क्रेडिट के बारे में कुछ भी चीज़ आई तो आप इसका भी एग्जाम्पल देके समझा सकते हो कि क्रेडिट कैसे एक मेजर रोल प्ले करता है, कैसा पॉजिटिव रोल प्ले करता है, और किस कंडीशन में वो हमारे लिए बहुत नॉन बेनिफिशियल भी हो सकता है और हमें एक वर्स कंडीशन में भी डाल सकता है पहले से भी। अब स्वप्ना जो है वो लोन लेती हैं। स्वप्ना टेक्स लोन फ्रॉम मनी लेंडर। अब मनी लेंडर मतलब जो लोन देता है। स्वप्ना जो है वो एक स्मॉल फार्मर है, वो लोन लेती है मनी लेंडर से। क्यों? ग्राउंड नट ग्रो करने के लिए, ठीक है। ग्राउंड नट तो ग्रो करने के लिए लोन ले लिया उन्होंने। लोन लेने के बाद क्या होता है, उन्होंने क्रॉप भी डाला, मतलब बीज वगैरह बो दिए होंगे, सीड्स हैव बीन सोन। अब क्या होता है, क्रॉप जो है उन पे समझ लीजिए आप कीड़े लग जाते हैं, पेस्ट आ जाते हैं, बट द क्रॉप इज हिट बाय पेस्ट। क्रॉप को जो है पेस्ट हिट कर देते हैं, मतलब कीड़े लग जाते हैं, और क्रॉप जो है फेल हो जाता है, मतलब क्रॉप बेकार हो जाता है, मतलब उनकी जो फसल है, हार्वेस्ट है, वो बेकार हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, ठीक है। क्योंकि आपने भी सुना होगा कि कीड़े लगने के बाद हार्वेस्ट बेकार ही हो जाता है मोस्टली, अगर वो सब जगह नहीं लगते तो पूरे हार्वेस्ट में। अब कीड़े लग गए, अब उनकी फसल भी नहीं हुई, उन पे कर्जा भी है, उन पे लोन भी है। अब देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अब बारी आती है उन्हें पे करने की वापस मनी लेंडर को। अब वो अनेबल होती हैं, मतलब शी इज़ नॉट एबल टू रीपे द मनी टू द लेंडर। अब जो डेट होती है, अब वो शी इज़ नॉट एबल टू रीपे द मनी टू द लेंडर। अब जो डेट होती है वो ग्रो कर ले, मतलब ग्रो हो जाती है, अपने आप बढ़ जाती है साल के साल। अगर आपने लोन लिया है और आप उसे पे नहीं कर रहे हो अभी, तो वो आपको बढ़ेगा ना, जैसे जैसे साल बढ़ेंगे तो आपका लोन भी बढ़ेगा, वो एक बड़े अमाउंट में चला जाएगा, तो वो वही सीन यहाँ होता है। एंड द डेट ग्रोज over the years into a big amount. Next year she takes loan, but this year what happened, we need to take care of is the crop yielding is was normal. अब अगले साल वो दोबारा लोन लेती हैं, लेकिन इस साल क्या हुआ बेचारिंग के साथ, कि जो क्रॉप यील्डिंग है या जो हमारा क्रॉप है वो ज़्यादा कुछ खास नहीं हुआ, ठीक ठाक हो गया, और उससे उससे खाली इतने ही पैसे आ पाए कि डेट का आप बहुत छोटा पोर्शन ही पे कर पाओगे।
बहुत कम ही डेट आप पे कर पाओगे, बहुत कम पैसे चुका पाओगे आप उनके जिनसे आपने पैसे लिए हैं। अब इस तरीके से क्या होता है, वो एक डेट में फंस जाती हैं, लोन में फंस जाती हैं, और इसी से इस तरह की सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, डेट ट्रैप। डेट ट्रैप। सो समराइज कर देता हूँ मैं ये सिचुएशन। स्वप्ना टेक्स लोन फ्रॉम मनी लेंडर टू ग्रो ग्राउंडनट, बट द क्रॉप इज हिट बाय पेस्ट एंड द क्रॉप फेल्स. Then she is unable to repay the money to the lender, and the debt grows over the years into a big amount. Next year, she takes another loan, but this year the crop yielding was normal, enough to pay only a small portion of the debt. In this way, she was caught in debt, and this situation is called debt trap. ठीक है, मतलब अब आप एक जाल में फंस गए लोन के, कि आपने लोन ले लिया पिछला लोन क्लियर करने के लिए, आपका इस साल भी कुछ नहीं हुआ, लोन का लोन आप पे रह गया। ठीक है, तो आप फंस गए। तो कैलकुलेटेड जो रिस्क वाले होते हैं ना, तो उसमें ये चीज़ क्रेडिट जो है हमारे लिए बेनिफिशियल भी प्रूफ हो सकता है, पर ये एक तरह से अनकैलकुलेटेड रिस्क है। तो यहाँ पे देखा ही आपने क्या हुआ है। तो गाइस फर्दर चैप्टर हम अब नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा और आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा नेक्स्ट पार्ट में, बिल्कुल चिंता मत करिए आप। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो किसी भी चैप्टर के रिगार्डिंग, तो क्या करना है, कमेंट करना है। ओके बाय गाइस, पीस आउट, सयोनारा।